हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि अभी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्ज़ाम है और उन्हीं के लिए मैं एक इम्पोर्टेंट सीरीज़ इकोनॉमी की लेकर के आया हूं। और इस इम्पोर्टेंट सीरीज़ से मैं इकोनॉमी के जो 5 क्वेश्चन हैं ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम में वो आपको श्योर करा दूँगा। ठीक है, क्योंकि ट्रिपल एस सी पीईटी में जीएस का वेटेज ज़्यादा है। अराउंड आई थिंक 50 क्वेश्चंस फ्रॉम किससे होते हैं, दे आर फ्रॉम द जीएस इटसेल्फ। तो जीएस का पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो जो रहेगा वो बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए रहेगा। तो मैं उसका इंडियन इकोनॉमी का और भारतीय अर्थव्यवस्था का पहला टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसे बोलते हैं 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना का बारे में सभी को पता होगा। ये पता होना चाहिए कि जो प्लानिंग का कंसेप्ट है इंडिया ने कहाँ से इंस्पायर होकर के लिया। ये कंसेप्ट हमने लिया था रसिया से, क्योंकि रसिया में यही टाइम है 1930s का टाइम है। 1930s के टाइम में जब अमेरिका के अंदर अच्छा खासा मंदी आई हुई है, अमेरिका की इकोनॉमी मंदी है, रिसेशन है जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। रिसेशन के टाइम पे जो यूएसएसआर है, मतलब रसिया की जो इकोनॉमी थी वो अच्छा ग्रो कर रही थी। जहां अमेरिका के अंदर मंदी था वहीं पे रसिया ग्रो कर रहा था। किसकी वजह से? तो वो था इसका 5 ईयर प्लान। और 5 ईयर प्लान किसने इम्प्लीमेंट किया था रसिया के अंदर? तो वो था जोसेफ स्टालिन। ठीक है, जोसेफ स्टालिन का नाम याद रखना कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रसिया के अंदर जो प्लानिंग कमीशन है और प्लानिंग सिस्टम है वो किसने इम्प्लीमेंट किया था? तो वो था जोसेफ स्टालिन। ठीक है, इसका नाम आप लोग याद रखेंगे, स्टालिन का नाम आप याद रखेंगे। अब हम देख लेते हैं इंडिया के अंदर जो है ना इस कंसेप्ट को किसने अच्छे से रिफ़ाइन किया और इंट्रोड्यूस किया। तो वो थे विश्वेश्वरैया ने ये जो प्लानिंग सिस्टम की बात करी थी। कब? उनकी एक किताब उन्होंने लिखी है 1934 में, जब भारत के अंदर एक राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। क्योंकि हम तो अंग्रेज़ों की कॉलोनी थे, तो हमें उनको भगाने के जो एक आंदोलन चल रहा था, यही 1930s का टाइम है जब गांधी एक्टिव हैं। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट अभी ख़त्म ही हुआ है, जिसे हम सभी ने अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं, वो भी ख़त्म ही हुआ था। उसी समय विश्वेश्वरैया एक प्लान लेकर के आते हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। क्या? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इसी प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया के अंदर उन्होंने 10 ईयर 5 ईयर प्लान, जैसे कि 5 ईयर प्लान ऐसे करके 10 ईयर प्लान उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। सॉरी फॉर मैंने 10 ईयर 5 ईयर प्लान बोल दिया। वो एक इंडिया का 5 ईयर प्लान है ना, इस वजह से तो वो हो जाता है फ्लो में। तो 10 ईयर का प्लान लेकर के आए थे वो इंडियन इकोनॉमी के लिए। किसके अंदर? उन्होंने किताब लिखी थी प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो ये याद रखना कि किताब प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? वो विश्वेश्वरैया ने। कब लिखी? 1934 में। कंसेप्ट क्या था? 10 ईयर प्लान। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसी टाइम पर इंडिया की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने एक नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप करी थी। नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप करी है 1938 में। ये वही 1938 वाला टाइम है जिस सेशन में जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं। किसके? कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और जवाहरलाल नेहरू को इस कमेटी का, नेशनल प्लानिंग कमेटी से बोलते हैं राष्ट्रीय योजना आयोग। राष्ट्रीय योजना आयोग का मेंबर और जो इसका जो हेड है, जिसका जो प्रेसिडेंट है, किसको बनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1938 के अंदर एक राष्ट्रीय योजना आयोग बनता है। यही राष्ट्रीय योजना आयोग जब 1938 में बनता है, उसके बाद एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है। सभी को पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। उसकी वजह से ये अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाती है। इसकी रिपोर्ट रिलीज़ होती है 1938, 1948 और 49 के अंदर। इसी कमेटी की रिकमेंडेशन पर, मतलब इसी राष्ट्रीय योजना आयोग की सिफारिश के ऊपर हम एक प्लानिंग कमीशन सेटअप करते हैं भारत के अंदर। कब? इन आफ्टर इंडिपेंडेंस, 1948, 1949 के बाद इसकी रिकमेंडेशंस आती हैं उसके बाद। अब आगे देखते हैं कि बॉम्बे प्लान। क्वेश्चन कैसे आएगा कि बॉम्बे प्लान कब इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया के अंदर? तो वो था 1944 में। ये सजेस्ट किया था कि बॉम्बे के जो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कुछ जो उद्योगपति थे, कुछ व्यापारी जो वर्ग था, उन्होंने अपना एक प्लान दिया था और इसको बनाया था पुरुषोत्तम दास जो टंडन हैं, उन्होंने इस प्लान को डेवलप किया था। तो उन्होंने बोला था कि हमारा जो टारगेट है वो ये होना चाहिए कि जो हमारा कृषि क्षेत्र है, मतलब एग्रीकल्चर क्षेत्र के अंदर आउटपुट हमें 2 गुना करना है, और उद्योग के क्षेत्र में जो आउटपुट हमें करना है वो 5 टाइम्स करना है, 5 गुना करना है। ये टारगेट थे। टारगेट अगर आप याद नहीं भी रखते हो, बट डेफिनेटली आपको बॉम्बे प्लान याद होना चाहिए कि किसने दिया था? तो भारत के जो व्यापारी वर्ग था उसका ये प्लान था। कब? 1944 में दिया गया था। ऐसे ही पूछा जाएगा क्वेश्चन। सेकंड है पीपल्स प्लान। अब क्वेश्चन आएगा पीपल्स प्लान किसने दिया? तो वो दिया एम.एन. रॉय ने। कब? 1944 में। 1944 में ही एम.एन. रॉय पता है कि वो एक कम्युनिस्ट लीडर थे, कम्युनिस्ट नेता थे भारत के अंदर। उन्होंने ही कंसेप्ट दिया था पीपल्स प्लान।
ये मार्क्सवादी समाजवादी विचारधारा पर आधारित था। किस पर था? मार्क्सवादी समाजवादी विचारधारा पर आधारित था। कौन सा? पीपल्स प्लान। उसके बाद गांधी योजना, गांधी प्लान। गांधी योजना किसने दिया था? वो दिया था एस.एन. अग्रवाल ने। कब दिया था? 1944 में। यह भी 1944 में आया था। तो तीनों प्लान, चाहे पीपल्स प्लान हो, बॉम्बे प्लान हो, गांधी प्लान हो, तीनों प्लान 1944 में आए हैं, लेकिन वो डिफाइन डिफरेंट लीडर्स के द्वारा हैं। पूछेगा गांधी योजना, गांधी प्लान कंसेप्ट किसने दिया? तो वो दिया था एस.एन. अग्रवाल ने, याद रखना, ठीक है। और जो पीपल्स प्लान किसने दिया? एम.एन. रॉय ने दिया था। वो पुरुषोत्तम जो दास हैं उन्होंने दिया था। क्या? बॉम्बे प्लान। ऐसे याद रखना है। देन मूव टू सर्वोदय प्लान। सर्वोदय प्लान का जो कंसेप्ट है वो दिया था जयप्रकाश नारायण जी ने 1950। वही जयप्रकाश नारायण हैं जिन्होंने टोटल रेवोल्यूशन का भी नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया है, जब इंडिया के अंदर कौन थी? इंदिरा गांधी रूल कर रही थी। तो ये वही जयप्रकाश नारायण हैं जिन्होंने ये भी बोला था कि इंडिया के अंदर पार्टीलेस डेमोक्रेसी होनी चाहिए, मतलब जहाँ पर पार्टियाँ नहीं हों, ठीक है। तो ये सर्वोदय प्लान किसने दिया है? वो जयप्रकाश नारायण जी ने दिया है। अब देखते हैं कि योजना प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया। मैंने बोला वही कमीशन है जो राष्ट्रीय योजना आयोग, उसकी रिकमेंडेशन पे प्लानिंग कमीशन सेटअप करी गई है। उसके बाद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वो सेटअप, जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। ये कब करी गई? 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद। ये प्लानिंग कमीशन के अंदर ही एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका काम था कि एक पूरा प्रारूप डेवलप करे प्लानिंग का। तो ये 6 अगस्त 1952 को सेटअप करी गई थी और इसके हेड होते हैं कौन? प्राइम मिनिस्टर। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री हेड होता है। अब सारे प्लान को हम 1 बाय 1 एक फ्लो में देख लेते हैं। इसके टारगेट्स और इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं, फोकस एरिया आपको याद होना चाहिए। जैसे कि जो फर्स्ट प्लान है वो कब से कब तक आया? वो था 1951 से लेकर 1956 तक। इसका जो फोकस था, उसका फोकस था कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के ऊपर, प्राइस स्टेबिलिटी के ऊपर। और इसी मॉडल को, इसी प्लान को हम बोलते हैं हारोल्ड डॉमर मॉडल। हारोल्ड और डॉमर 2 इकोनॉमिस्ट थे, उनकी जो थ्योरीज थी उसके बेसिस पर हम ये पहला प्लान लेकर के आए थे, हारोल्ड डॉमर मॉडल। ये आपको याद रखना कि हारोल्ड डॉमर मॉडल किसे बोलते हैं? वो है हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान। और पहला प्लान कब आया है? पहला पंचवर्षीय जो योजना है वो 1951 से लेकर के 56 तक इम्प्लीमेंट करी गई। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था वो था 1956 से लेकर 1961 तक। टारगेट था कि 4.5% ग्रोथ होनी चाहिए, और जो हमारा एक्चुअल में अचीव किया वो था 4.2%। तो थोड़ा टारगेट अचीव किया, बट टारगेट से थोड़ा हम पिछड़ गए थे यहाँ पे। अब जो सेकंड 5 ईयर प्लान है उसका फोकस क्या था? उसका फोकस एरिया था कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योगपति जो हैं इंडिया के अंदर, इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़रूरी हैं सेटअप करना। और इसी मॉडल को, इसी प्लान को हम बोलते हैं महालानोबिस मॉडल। महालानोबिस फादर जो इंडिया का जो स्टेटिस्ट जो है उस फील्ड के फादर माने जाते हैं, और इस वजह से महालानोबिस मॉडल उन्होंने इस कंसेप्ट को दिया था। जो पहला 5 ईयर सेकंड 5 ईयर प्लान है उसको बोलते हैं महालानोबिस मॉडल। जो फर्स्ट था उसे बोलते हैं हारोल्ड डॉमर मॉडल। तो महालानोबिस ने बोला कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, एग्रीकल्चर मतलब कृषि के साथ साथ हमें इंडस्ट्रीज़ को भी बढ़ावा देना चाहिए। ये उनका मॉडल था। उसके बाद थर्ड 5 ईयर प्लान जो है कि 1961 से 66, टारगेट था 5.6%, अचीव किया 2.84%। ऐसा बता सकते हो आप लोग? कमेंट बॉक्स में बताइए ऐसा क्यों हुआ था। डेफिनेटली ये इस वजह से हुआ था क्योंकि इंडिया ने इसी टाइम पे 1962 में एक वॉर लड़ी है चाइना के साथ, इंडो चाइना वॉर। इंडिया को उसमें डिफीट झेलनी पड़ी। तो दैट वाज वेरी बैड मोमेंट फॉर अस। बहुत बुरा समय था वो समय। उसके बाद 1964-65 वो एक पाकिस्तान के साथ वॉर होती है, ठीक है। तो ये 2 वॉर जब लड़ रहे हो तो कहाँ आपको लग रहा है कि इकोनॉमी के ऊपर फोकस रहा होगा। तो 5.6% टारगेट था, एक्चुअल ग्रोथ अचीव करी 2.84%। यहाँ फोकस क्या था? फोकस वही है, यहाँ बोला कि इंडस्ट्रीज़ के ऊपर तो फोकस कर रहे हो सही है, लेकिन जो हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं और जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं उसके ऊपर फोकस करो। बेसिक इंडस्ट्रीज़ मतलब क्यों? मतलब वो इंडस्ट्रीज़ जो कैपिटल बनाने में और भी मदद करें, कि कोई ऐसी इंडस्ट्री जो कि दूसरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करे, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करो। जैसे कि स्टील इंडस्ट्री होगी उसको सपोर्ट करो, तो वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करेगी, क्योंकि स्टील का यूज़ कहाँ होता है? ऑटोमोबाइल बनाने में। तो बेसिक इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करना चाहिए बोला था थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर, जो कि 1961 से 66 तक आया। इसका टारगेट था 5.6%, जो ग्रोथ एक्चुअल ग्रोथ थी वो 2.84%। इट इज़ फेल ड्यू टू द वॉर्स। बोला मैंने कि वॉर की वजह से ही फेल हो गया था। उसके बाद देखते हैं उसके बाद 3 साल तक प्लान हॉलीडे रहा, कोई प्लान नहीं आया, जो कि था 67, 68 और 69 तक कोई प्लान नहीं आया। यही वो टाइम है जिस समय इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा फूड स्ट्रेस देखने को मिला तभी। और उस समय अमेरिका ने इंडिया को
फूड सप्लाई करने से मना कर दिया, वीट सप्लाई करने से मना कर दिया, तो इंडिया ने यही टाइम था जब ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत करी है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर इंडिया में हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, जो वेराइटी सीड्स होते हैं, वेराइटी जो बीज होते हैं, इसी समय इंट्रोड्यूस करे गए थे, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली गई और हम फूड और जो भी वीट है, गेहूँ है और चावल है, इनमें हम सेल्फ सफिशिएंट बन गए और अच्छे उत्पादक बन गए। तो ये वही टाइम था। उसके बाद देखते हैं 4th 5 ईयर प्लान। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है वो है 1969 से 74 तक। टारगेट था 5.7%, अचीव किया 3.3%। इट वॉज पुअर। दैन जो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करनी है और सेल्फ रिलायंस अचीव करना है। किसके अंदर? फूड सेक्टर के अंदर। हमने बोला ना कि फूड सेक्टर को बढ़ावा दिया जाना चाहिए था उस समय, उसके लिए हम काम कर रहे थे। तो सेल्फ सफिशिएंसी एंड सेल्फ रिलायंस इन अ फूड सेक्टर, ये था हमारा टारगेट 4th का। उसके बाद आता है 5th 5 ईयर प्लान। अब जो 5th 5 ईयर प्लान है वो क्या कहता है, 1974 से 1979 तक इसका टारगेट है। टारगेट था 4.44% एंड अचीव किया 4.8%, मतलब टारगेट से ओवर अचीव किए हम। टारगेट इसका क्या था कि रिमूवल ऑफ पॉवर्टी करना है, अटेनमेंट ऑफ द सेल्फ रिलायंस करना है। और ये जो मॉडल इसको बोलते हैं 5 ईयर प्लान को बोलते हैं डीडी धर मॉडल, डीडी धर प्लान। ये डीडी धर ने इस प्लान को दिया था। और इसी समय पता है कि सरकार गिर जाती है इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बाद और जनता पार्टी की सरकार आती है 1977 में, तो वो इस प्लान को कैंसिल कर देते हैं और वो अपने नए 2 प्लान लेके आते हैं, रोलिंग प्लान जिसे बोलते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि रोलिंग प्लान इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो वो 78, 79 और 79 to 80 के बीच में रोलिंग प्लान्स आए हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है 6th 5 ईयर प्लान। इसमें 1980 to 1985 है, ठीक है। टारगेट था 5.2%, अचीव किया 5.4%, अच्छा टारगेट, अच्छा अचीव किया। ऑब्जेक्टिव क्या था, पॉवर्टी इरेडिकेशन करना है और प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट करनी है। पॉवर्टी को तो ख़त्म करना ही है, वो टारगेट तो है ही हमारा, उसके साथ साथ प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करना है। कैसे करेंगे? टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर दो भाई, टेक्नोलॉजी लेके आए, उसका इस्तेमाल कर लो, जो उत्पादकता है वो बढ़ जाएगी। उत्पादकता को बढ़ाना है, उत्पादन तो बढ़ाना ही है, साथ ही साथ उत्पादकता को भी बढ़ाना है, मतलब प्रोडक्शन को साथ साथ प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाना है। इसके लिए हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की बात करी, ट्रिकल डाउन अप्रोच का फॉलो करने की बात करी फॉर पॉवर्टी एरेडिकेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है 7th 5 ईयर प्लान। ये जो प्लान आया वो था 1985 to 1990, 1985 से 90। टारगेट था 5%, अचीव किया 6.01%, अच्छा है। इसका फोकस एरिया क्या था, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता और वर्क और काम के ऊपर फोकस करना है, मतलब लोगों को रोज़गार देना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ड्यू टू पॉलिटिकल रीजन्स, और पॉलिटिकल रीजन्स की वजह से 2 वार्षिक प्लान्स भी आते हैं, क्योंकि वही टाइम है 1991 to 1991, 1992, 1990 91 और 1991 92 क्या आते हैं, 2 एनुअल प्लान्स आते हैं, क्योंकि उस समय सरकार गिर रही थी, बिगड़ रही थी, बन रही थी, गिर रही थी, वो कुछ पॉलिटिकल रीजन्स थे, वो किसी और अदर समय टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी हम इम्पोर्टेंट 5 ईयर प्लान को डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद आता है 8th 5 ईयर प्लान। 8th में क्या है, 92 to 97 इसका ईयर रहा है। टारगेट था 5.6%, अचीव किया 6.8%। 8th का इम्पोर्टेंट याद रखना कि इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है 8th 5 ईयर प्लान। क्यों? इस बार बोला गया कि डेवलपमेंट तो करना ही है, ग्रोथ तो करना है, विकास तो करना है, लेकिन हमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर ही फोकस करना चाहिए। किसके? HRD के ऊपर, ठीक है। और यही टाइम है जब इंडिया नई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लेकर के आती से बोलते हैं LPG रिफॉर्म। LPG रिफॉर्म्स क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मीन्स क्या होता है कि थोड़ी लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होनी चाहिए, रूल्स रेगुलेशन को स्ट्रिक्ट डाउन कर दो। प्राइवेटाइजेशन मीन्स क्या होता है कि कुछ सेक्टर्स जो अभी तक गवर्नमेंट के हाथ में थे वो प्राइवेट को दे दिए गए। ग्लोबलाइजेशन मीन्स अभी तक इंडिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट को उतना बढ़ावा नहीं दे रही थी, अब वो बढ़ावा देगी। यही ऑब्वियसली एक ओवरऑल सिनेरियो है LPG का, आपको पता होना चाहिए। कब आया? 8th 5 ईयर प्लान के टाइम पर। और इसी मॉडल को बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, ये मॉडल याद रखना, ये मनमोहन और राव मॉडल है। मनमोहन उसमें क्या थे, मनमोहन सिंह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, और जो नरसिम्हा राव जी हैं वो हमारे क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये उनका ही मॉडल था, मनमोहन और राव मॉडल, याद रखना, ठीक है। कौन सा? 8th 5 ईयर प्लान। कब से? 1992 से 97 तक। उसके बाद आता है 9th 5 ईयर प्लान। इसका टारगेट रेट, जो टारगेट था 7.1%, अचीव किया 7.8%। 97 to 2002, मतलब 1997 से 2002 तक इसका टारगेट था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्विटी, मतलब समता
और न्याय के साथ विकास करना है। कैसे करना है? समता और न्याय के साथ क्या करना है? विकास करना है। समता और न्याय के साथ विकास करना है, ये इसका टारगेट था। उसके बाद 10वां 5 ईयर प्लान आता है 2002 से 2007। इसका टारगेट क्या है? टू डबल द इनकम ऑफ सिटीजन्स इन 10 ईयर्स, मतलब 10 साल में लोगों की इनकम दोगुनी करनी है। अगले 10 साल में दोगुनी इनकम करना लोगों की, इसका टारगेट था। कौन सा? 10वां 5 ईयर प्लान 2002 से 2007 तक आया। उसके बाद है 11th 5 ईयर प्लान। 11th 5 ईयर प्लान का जो टारगेट रेट क्या है, वो क्या था? 8.1%, अचीव किया 7.9%। ईयर कौन कौन सी है? 2007 से 2012, 2007 से 2012। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तेज वृद्धि और अधिक समावेशी विकास, मतलब तेज वृद्धि मतलब हायर इकोनॉमिक ग्रोथ अलॉन्ग विथ क्या चाहिए? इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए, मतलब समावेशी विकास चाहिए, मतलब ग्रोथ का बेनिफिट हर इंसान के पास पहुंचे, इसे बोलते हैं समावेशी विकास। अगर आप 10 रुपये कमा रहे हो तो 10 रुपये हर किसी को मिलने चाहिए इक्वली, यही है समावेशी विकास। उसके बाद आता है 12वां पंचवर्षीय योजना और 12th 5 ईयर प्लान। इसका जो ईयर है 2012 से 2017 है। टारगेट था 8%। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ इसका क्या है? टारगेट है। इसे बोलते हैं समावेशी विकास और धारणीय विकास। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर जब मोदी गवर्नमेंट आ जाती है 2017 में, ठीक है, जब मोदी गवर्नमेंट आ जाती है तो ये जो 12वां पंचवर्षीय योजना था 2017 तक तो कंटिन्यू रहा, लेकिन मोदी गवर्नमेंट के 2014 से आने के बाद उन्होंने इस प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश कर दिया। उन्होंने बोला कि अब बहुत टाइम हो गया है, नई अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए हमारी अर्थव्यवस्था को और आगे ले जाने के लिए। तो उन्होंने एक नया कमीशन सेटअप किया। उन्होंने प्लानिंग कमीशन को डिस्टेबलाइज कर दिया और उसकी जगह वो नई एक बॉडी लेकर के, ऐसे बोलते हैं नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया वो एक बॉडी लेकर के आए थे। ये थिंक टैंक है, सेटअप किया गया था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, ये सेटअप किया गया था। इसका टारगेट क्या है कि धारणीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना। जो हमारे SDG गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मीन्स धारणीय विकास लक्ष्यों को हासिल करना, और सहयोगी संघवाद है उसको बढ़ावा देना, मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना, सहयोगी संघवाद को बढ़ावा देना, यही इसका टारगेट है थिंक टैंक का। और ये पता है कि नीति आयोग को हेड कौन करता है? कौन इसके चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के? तो वो आपको पता होना चाहिए, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। जैसे कि प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होते थे ना, ऐसे करके नीति आयोग के भी चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, ये हमारा एक फर्स्ट वीडियो था इकोनॉमी के लिए और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा है तो डेफिनेटली लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू दोस्तों।